नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे खनन की। छत्तीसगढ़ में खनन अवैध तरीके से हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। भूपेश बघेल सरकार में बीजेपी इस पर आरोप लगाती थी और बीजेपी की सरकार में कांग्रेस आरोपों की बौछार कर रही है। पर हां, एक चीज जरूर है कि खनन माफियाओं के हौसले जिस तेजी से बुलंद हो रहे हैं वो बहुत सोच चौंकाने वाले हैं। पुलिसकर्मी की हत्या, मीडिया कर्मियों की सरेआम पिटाई और सरेराह दबंगई दिखाना, बंदूकें लहराना, ये अब खनन माफियाओं के लिए आम हो चला है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई भी अपराध करने वाले लोग इतने मजबूत हो सकते हैं कि वो सीधे सिस्टम को चुनौती दे दें, वो सीधे पुलिस कर्मियों की जान ले लें, वो मीडिया कर्मियों पर सरेराह हमला कर दें? ऐसा होता नहीं। यही सवाल छत्तीसगढ़ के लोगों के दिल में कौंध रहा है। सवाल यह भी है कि छत्तीसगढ़ की कितनी खनन की लूट करके कितने करोड़ों का नुकसान हर रोज ये खनन माफिया कर रहे हैं, और हमारा जो सिस्टम है, जो प्रशासन है, वो इनके सामने बौना क्यों है? क्योंकि प्रशासन अगर किसी की सुनता है या किसी से दबता है तो वो सिर्फ शासन होता है। और अगर प्रशासन यहां पर फेल हो रहा है, हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के सवाल पूछने पड़ रहे हैं, तो फिर सवाल बहुत जायज हैं, मुद्दा बहुत जायज है। इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। एक्स सीएम भूपेश बघेल गंभीर आरोप लगा रहे हैं। खनन को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार को विफल बता रहे हैं। उधर डिप्टी सीएम अरुण साव किस तरह से उन्हें पलटवार कर रहे हैं, ये सुनिए। रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं पूरे प्रदेश में, चाहे वो घटना बलरामपुर के हो, चाहे कांकेर के हो, चाहे राजनांदगांव के हो, बलौदाबाजार के करटोल विधानसभा की गिधौरी में, जहां एक व्यक्ति को खंबे में बांधकर उसे बेल्ट से, लठ से बेरहमी से पीट रहे। रेत माफिया पुलिस वालों से साठ-गांठ करके, जिला प्रशासन साठ-गांठ करके आम जनता को बेरहमी से मार रहे हैं। और साथ ही यदि कोई पत्रकार यदि खबर छाप दे या उसकी स्टोरी कवर करने चल दे, तो उसके साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा है और पुलिसिया कार्रवाई हो रही है। देखिए, हमारी सरकार भी बहुत ही सजग है और जहां पर भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही है उस पर कड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है, प्रशासन के द्वारा की जा रही है। छत्तीसगढ़ में किसी भी माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कि लगातार ठोस और मजबूत कार्रवाई माफियाओं और जो अवैध काम करने वाले हैं उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो कानून अपने हाथ में लेगा, चाहे वो कोई कितना बड़ा भी आदमी क्यों ना हो। आज के सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। आज के सवाल क्या है, ये देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे आज के सवाल लेकर आ गए हैं। छत्तीसगढ़ में रेत का अवैध उत्खनन, प्रशासन के काम पर उठे प्रश्न। खनन माफिया का खुलेआम दिख रहा बवाल, हाईकोर्ट ने सिस्टम से पूछे सवाल। कांग्रेस बोली माफिया को मिली खुली छूट, बीजेपी बोली बघेल सरकार में हुई लूट। छत्तीसगढ़ में खनन माफिया क्यों नहीं डरता? बिना सियासी संरक्षण के क्या कोई अपराध है पनपता? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अजय साहू जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से वरिष्ठ नेता, उनका मैं स्वागत करूंगा। डॉक्टर अजय साहू जी, आप मुझे यह बताइए कि देखिए, कांग्रेस के समय में भी अवैध खनन को लेकर के बड़े गंभीर आरोप बीजेपी लगाती थी, पर किसी पुलिस वाले पर हमला हो जाना, कि पत्रकारों को दौड़ा करके पीटना, ग्रामीणों को बांध करके मारना, और ये तमाम चीजें एक साल के अंदर ही हमें देखने को मिल रही हैं। कहां गड़बड़ हो रही है? क्या बिना संरक्षण के सब पॉसिबल है? देखिए अभिलाष जी, आपने पहले हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी उसकी बात की, तो हमारी सरकार के समय में हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई हुई थी। कलेक्टर के माध्यम से निविदाएं बुलाई गई थी और उसके माध्यम से घाटों की नीलामी करने का काम किया गया था, जिससे राजस्व की जो राजस्व है उसका संग्रहण किया जाता था। और निश्चित तौर पर पहले की जो व्यवस्था थी उससे अधिक राजस्व को इकट्ठा करने में हम सफल हो पाए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से आज
1.5 साल का समय बीत चुका है और इस 1.5 साल के समय में जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, अभी आपके टीवी स्क्रीन पर मैं देख रहा था, बलौदा बाजार की एक घटना है जिसमें एक जो रेत माफिया का जो गुर्गा है वो एक व्यक्ति को किस तरीके से बांध करके पीटने का काम कर रहा है। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं ये कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है। बलरामपुर में भी पुलिस के एक कांस्टेबल के ऊपर ट्रैक्टर चलाने का काम किया। इसके अलावा आरंग में जिस तरीके से पुलिस के और खनन विभाग के जो अधिकारी थे उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटने का काम किया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो ये दर्शाते हैं कि इस प्रदेश के अंदर रेत माफिया की बात कर लीजिए, कोयला माफिया की बात कर लीजिए, कोयले की दलाली तो खुद सरकार कर रही है जो प्रति टन 100 रुपए ले रही है और उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग पास जो है वो जारी करने का काम कर रही है। तो इस प्रदेश के अंदर सरकार नाम की चीज है ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। इस प्रदेश के अंदर जिस तरीके से माफिया राज का एक सरगना जो है वो कौन है ये जांच का विषय है। इस प्रदेश में इस तरीके के अवैध कामों को संरक्षण कौन दे रहा है। ऐसे बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं जो ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में किस तरीके से अवैध रेत खदान का संचालन कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस के जो विधायक हैं या वहां के जो स्थानीय नेता हैं वो जब घाटों पर जाते हैं और वीडियो बनाते हैं तो उस जगह के जो भारतीय जनता पार्टी का चाहे मंत्री हो या सांसद हो या वहां का बड़ा नेता हो उसका नाम इस तरीके से सामने आता है। और जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर हमला हो रहा है और सरकार केवल दिलासा दे रही है, सरकार केवल बयानबाजी में लगी हुई है। अभी मैं उप मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इस प्रदेश के अंदर हम किसी भी तरीके के अपराध को पनपने नहीं देंगे। लेकिन ये वही छत्तीसगढ़ है जहां पर लोग अगर मॉर्निंग वॉक करने के लिए बाहर निकलते हैं तो कौन स्कूटी में आकर के चाकू टिका करके मोबाइल छीन लेता है, सोने की चेन छीन लेता है। ये जो छत्तीसगढ़ है ये एक शांति का टापू कहा जाता था, उसे कहीं ना कहीं अपराध का गढ़ बनाने का काम इस 1.5 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त सुधीर पांडे जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत करूंगा सुधीर जी आपका। सुधीर जी, लगातार हम देख रहे हैं पुलिसकर्मी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया जाता है, ग्रामीणों को बांध करके सरेराह पिटाई की जाती है और इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि पत्रकारों को भी दौड़ा दौड़ा करके मारा जाता है। ये आम बात थी, पहले मीडिया में नहीं आती थी, या अब आपको लगता है कि सच में अब दिक्कतें बढ़ गई हैं और इसको लेकर प्रशासन को सख्ती करनी चाहिए? सुधीर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हेलो जी, हाँ, फिर से बताएंगे अभिलाष जी। सुधीर जी, मैं ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, पुलिसकर्मियों पर ट्रैक्टर चला देना, मीडिया कर्मियों को दौड़ा करके पीटना, ग्रामीणों को सरेराह बांधकर पीटकर वीडियो बनाकर वायरल करना, ये सब पहले भी छत्तीसगढ़ में होता रहा है या अभी ज्यादा हो रहा है? पहले ये चीजें सामने नहीं आती थी, ऐसा था, या आपको लगता है अभी प्रशासन जो है वो थोड़ा ज्यादा ही कुछ उदार है इन लोगों के प्रति? जी, आमतौर पे सुधीर जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही लगता है। एक बार मैं डॉक्टर अजय साहू जी के पास दोबारा जाता हूं। डॉक्टर अजय जी, मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस क्या करेगी? विपक्ष के तौर पर आपकी क्या भूमिका होने जा रही है? क्योंकि अब बहुत तस्वीरें जो आ रही वो हैरान करने वाली हैं। छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश से इस तरह की तस्वीरें ये हमें देखने को नहीं मिलती थी। देखिए अभिलाष जी, निश्चित तौर पर बहुत चिंता का विषय है कि इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो इससे पहले छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिली थी। लेकिन इस प्रदेश के अंदर वो सारी चीजें दिखाई जा रही हैं। जिस तरीके से एक व्यक्ति को बांध करके पीटने का काम है, ये तो मैं समझता हूं तालिबानी जो सरकार करती है, तालिबान के जो लोग करते हैं, जो आतंकवादी लोग करते हैं, उस तरीके की ये घटना है। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम पनपने नहीं देंगे। तो क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है, या वो देखना नहीं चाह रहे हैं, या सरकार कमीशन खोरी में इतनी लिप्त हो गई है कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली है? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से 16-16 आरंग की एक रेत खदान है, वहां पर खनिज विभाग के जो हैं 16-16 अधिकारियों को जो रेत माफिया के गुर्गे हैं उन्होंने दौड़ा करके मारने का काम किया। और जब
फोर्स जा करके वहां के जेसीबी को और लोडर को और जो परिवहन में जो ट्रक के काम आती है उनको जब जब्त करती है तो पता नहीं किसका फोन आता है और उस फोन के आने के बाद उन सारी चीजों को जो है वो छोड़ने की नौबत आ जाती है। अपराधियों के इतने हौसले बुलंद हैं कि अगर खनिज विभाग के अधिकारी चालान काटते हैं तो उसको फाड़ के फेंक देते हैं। मतलब प्रशासन का खौफ जो है इन रेत माफियाओं के, कोयला माफियाओं के दिल से उतर चुका है। इनके अंदर खौफ नाम की चीज नहीं है। क्या यही विष्णु का सुशासन है? क्या यही मोदी की गारंटी है? जिस बात को कह करके आपने इस प्रदेश की जनता से जनादेश लिया था, क्या ये वही सुशासन है? कांग्रेस के समय में अभिलाष जी जो लोडिंग का जो खर्चा था वो अधिकतम 450 रुपए हुआ करता था, लेकिन अभी जो है हर घाट में अलग अलग रेट है, किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। कोई 2000 ले रहा है, कोई 3000 ले रहा है, कोई 5000 ले रहा है। जिस तरीके से रेत की तस्करी हो रही है बलरामपुर जिले से अभिलाष जी, जो रेत है वो उत्तर प्रदेश तक जा रही है और कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये दर्शाता है कि ये सरकार जो है वो रेत माफियाओं के साथ साठगांठ कर चुकी है, उनके हाथों बिक चुकी है और जो सारे सत्ताधीश हैं वो मौन साध लिए। कि क्या इस बार प्रशासन कुछ ज्यादा ही उदार हो गया है और प्रशासन के उदार होने के पीछे कोई खास वजह है क्या? क्योंकि जिस तरह से हौसले बुलंद हैं इन लोगों के, वो पहले देखने को नहीं मिलता था कि पुलिसकर्मी को मार दो, मीडिया कर्मियों को मार दो, ग्रामीणों को बांध के पीटो। देखिए अभिलाष जी, अगर प्रशासन में बैठे लोग, अजय जी ये सवाल मैंने सुधीर जी से लिया। अजय जी ये सवाल मैंने सुधीर पांडे जी से लिया है, प्लीज जी। सुधीर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से सुधीर जी मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। सुधीर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है सुधीर जी तक मेरी आवाज फिर नहीं पहुंच रही है। मैं डॉक्टर अजय साहू जी के पास दोबारा आने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर अजय साहू जी, क्या लग रहा है आपको, इसके पीछे संरक्षण क्या स्थानीय पुलिस अधिकारियों का है, खनन अधिकारियों का है, खनन विभाग के, या फिर कुछ और ही मामला है? और ये लोग, कहा यह भी जाता है कि खासतौर से बाहरी क्षेत्र से आकर के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर इन लोगों ने बड़ा आतंक मचा कर रखा है, स्थानीय ग्रामीण बड़े डरे रहते हैं इनसे। देखिए अभिलाष जी, इसमें अगर अधिकारियों की मिली भगत होती तो अधिकारी पीटे नहीं जाते। अगर इसमें खनिज के अधिकारी की मिली भगत होती तो उनको दौड़ा करके पीटा नहीं जाता। पुलिस विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता होती तो ट्रैक्टर से दबाने का प्रयास नहीं किया जाता, दबाया नहीं जाता। ये कहीं ना कहीं ये जो है सरकार के संरक्षण में हो रहा है और यही कारण है कि सरकार में बैठे जो लोग हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री जी की बात करिए, चाहे उप मुख्यमंत्री जी की बात करिए, चाहे गृह मंत्री जी की बात करिए, इसमें कोई भी व्यक्ति जो है इस घटना को संज्ञान लेना नहीं चाह रहा है। जबकि हाई कोर्ट संज्ञान ले रही है, हाई कोर्ट संज्ञान लेकर के उस पर टिप्पणी कर रही है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उन लोगों ने जिस तरीके से अपनी आंखें बंद की हुई है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को लूटने के लिए माफियाओं को खुला संरक्षण दिया गया है, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कमीशन की जो मोटी रकम है वो कहीं उससे कहीं ना कहीं सरकार जो है, सरकार की जो नब्ज है वो दब गई है। ठीक है। सुधीर पांडे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी सुधीर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या वजह है कि इस बार प्रशासन जो है वो बोना साबित हो रहा है इन खनन माफियाओं के आगे? अभिलाष जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये 2019 के बाद से जो रेत माफियाओं का शिकंजा है छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से, एक तरीके से कहेंगे पूरी तरीके से रेत पे उनका पूरी तरीके से कब्जा हो गया है। चाहे वो भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, उनके रवैये में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। और ये बात भी स्पष्ट तौर पे है कि ये पॉलिटिकल संरक्षण के बिना ये चीज संभव नहीं हो पाता। पहले भी जो स्थानीय जनप्रतिनिधि थे उनको घोषित तौर पे ठेके दिए जाते थे कि आप इस इलाके का रेत उत्खनन करिए, आप संगठित करिए, आप बेचिए, आप कोयला, ये चीज किसी से छुपा नहीं है छत्तीसगढ़ में। तो हम ये कहेंगे कि फलाने ने किया और फलाने ने नहीं किया, तो ये दोनों बातें गलत है। ये प्रवृत्ति पूरे तरीके से संगठित व्यवसाय, आपराधिक का व्यवसाय के रूप में छत्तीसगढ़ के लिए नासूर बन चुकी है। और इसका दमन जो है वो भाजपा सरकार भी नहीं कर पा रही है, जिसने चुनाव के पहले संकल्प लिया था कि हम इन सारे माफियाओं को खत्म कर देंगे। तो रेत के मामले में मुझे तो नहीं लगता, मुझे क्या किसी को भी नहीं लगता है कि वो छत्तीसगढ़ में इन पे अंकुश लगा पाई है। और इसके संरक्षण का ही असर है कि बिना पॉलिटिकल संरक्षण के आप
कल्पना नहीं कर सकते। प्रशासन के पास काफी ताकत होती है, सत्ता के पास काफी ताकत होती है। अगर वो चाहे तो एक दिन में, 2 दिन में बंद करा सकती है, मगर वो क्यों बंद नहीं करा पा रही है, इसके लिए तो स्वयं जो लोग शासन पे हैं उनको चिंता करनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक न करके यथार्थ रूप में अगर हम आंख खोल के देखें तो ये संगठित माफिया पिछले 7-8 साल में पूरे तरीके से छत्तीसगढ़ में छा चुके हैं और उनके नेटवर्क को तोड़ पाने में हम कहीं न कहीं असफल हैं। जी ठीक। इस बात के लिए चिंतन दोनों दलों को करना चाहिए कि क्या ये छत्तीसगढ़ के हित में है। आपको एक चीज, बहुत गंभीर चीज बता रहा हूं। हम लोग कल ही चर्चा कर रहे थे कि रेत की खुदाई, रेत के अवैध उत्खनन और धान की गर्मी की फसल, 2 चीज के कारण छत्तीसगढ़ का जल स्तर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है और दोनों सबसे बड़ी समस्या आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की है। अगर हम छत्तीसगढ़ के इन संसाधनों को नहीं बचा पाए किसी रूप में, आज हम थोड़े से लाभ के लिए अगर नहीं रोक पाए, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, अगर हम इनको रोक नहीं पाए तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की सबसे भयावह स्थिति होगी। और ये खून खराबे इसलिए नहीं रोक पा रहे हैं क्योंकि माफिया संगठित है, इनको संरक्षण है और वो जहां चाहे जैसा चाहे अपराध कर रही हैं और बच के निकल रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर विमल चोपड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता बीजेपी प्रवक्ता। बहुत स्वागत करूंगा डॉक्टर विमल चोपड़ा जी आपका भी। डॉक्टर चोपड़ा, आपसे मैं जानना चाहूंगा, देखिए सर, ये तो हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि बलरामपुर में पुलिसकर्मी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया जाएगा, अधिकारियों को आरंग में मारपीट करके खनन माफिया भगा देंगे, पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाएगा, और फिर भी अगर हम कहें कि सब चीज़ें ठीक हैं तो फिर ये अतिशयोक्ति हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपको लगता है कि चीज़ें ठीक है, आप भी वही कहेंगे जो प्रशासन कहता है, या आप इस सच्चाई को स्वीकारेंगे सर? नहीं, देखिए ऐसा है, अपराध जो हैं वो कोई बंद हो जाएंगे ऐसा कोई भी सरकार दावा नहीं कर सकते, लेकिन अपराध होने के बाद कार्रवाई की जा रही है कि नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न होता है। और जहां तक रेत का मामला है, तो रेत ऐसी चीज है, आवश्यक चीज है कि जिसकी पूर्ति निश्चित सुनिश्चित की जानी चाहिए। यदि इसमें कमी आएगी तो इस प्रकार के माफिया पनपेंगे। और आप देखेंगे कई जगह जो है गांव वाले जो हैं उन्होंने भी ठेके दे दिए हैं कि माफियाओं को उनके पैसा लेकर के गांव वालों ने भी दे दिया। तो इस प्रकार से एक जो हम देखेंगे उसमें बहुत सारी चीजें इस कारण पनपती है कि रेत की उपलब्धता कैसे हम सुनिश्चित करें। तो इसके लिए सरकार को अपनी नीति में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा कि जिस प्रकार से आज ठेकेदारी की व्यवस्था है और कांग्रेस शासन ने इस व्यवस्था को प्रारंभ किया, और जो ठेके दिए गए हैं वो अभी निरस्त नहीं किए जा सकते क्योंकि उनकी समयावधि है। पहले इसको पंचायतें चलाती थी तो उस पर काफी कुछ नियंत्रण रहता था और इस प्रकार की घटनाएं कम होती थी। लेकिन कांग्रेस शासन में इसको ये किया गया कि हम इस प्रकार से जो है पंचायतों से छीन करके इसको ठेकेदारों के हाथ में देंगे। तो जिस प्रकार से जब शराब ठेकेदारों के हाथ में रहता था, उनकी लड़ाई, उनके झगड़े होते थे, जब से सरकारी ठेके प्रारंभ हुए तो ठेकेदारों की लड़ाइयां बंद हो गई। तो उसी प्रकार की लड़ाइयां जो है अब रेत माफिया में हो रही है कि वहां ठेका हो गया है तो कौन जो है एक दूसरे की खदान बंद कराए, एक दूसरे की खदान चालू कराए। तो इस पर जो है कहीं न कहीं सरकार को भी, प्रशासन को भी और गांव वालों को भी सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से व्यवस्था सुधारी जाए। मैंने तो कई जगह सुझाव दिया है, हालांकि केंद्र सरकार के नियमों के कारण ये सुझाव मान्य भी नहीं हो सकते कि रेत पर जो हम टैक्स लगाते हैं उसकी बजाय उसको मकान पे कर दें और जो व्यक्ति जहां से लाना चाहे रेत लाए और वो टैक्स जो है सरकार को मकान के रूप में दे। तो इससे ये होगा, एक जगह जो नदी का उत्खनन हो रहा है वो जो है आज नदियां जो सूख रही है उसका कारण एक जगह गड्ढे हो जा रहे हैं, एक जगह बन रहे हैं, बाकी जगह तो रेत जो है वो ऐसी आवश्यक चीज है, यदि आप उसको यहाँ से नहीं देंगे तो व्यक्ति वहां से उठाएगा। सर ना, नीति तो ठीक है सर, नीति बदल सकते हैं, लेकिन ये बताइए सर कि इतने सारे नियम कानून होने के बाद भी पुलिस वालों को मार दिया जाता है, मीडिया कर्मियों को दौड़ाया जाता है और तमाम चीजें हो जाती हैं, सिर्फ नीति जिम्मेदार नहीं है ना, इसमें प्रशासन को जो शक्ति दिखानी चाहिए वो दिखा नहीं पा रहे हैं क्या? नहीं, प्रशासन शक्ति दिखा रहा है। जहां पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हुआ राज्य में, वहां गरियाबंद में, वहां कार्रवाई की गई और उनको पकड़ करके अंदर किया गया है। जहां जहां इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है ऐसा नहीं है,
यदि किसी का संरक्षण होता तो उन पर कार्यवाही नहीं होती। लेकिन जिस प्रकार से आज जो परिस्थितियां बनी हैं कि निर्माण कार्य बढ़े हैं और बहुत सारे जो है ग्रीन जो अपना ये है GNT है वो उसके कारण बहुत सारे उत्खनन बहुत जगह पे नहीं हो सकते। तो ये रेत की उपलब्धता जो है वो कैसे हो। अब जैसे अभी बरसात में प्रतिबंध लग गया लेकिन निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध नहीं है, तो अब निर्माण जहाँ हो रहे हैं वहाँ रेत लगेगी तो या तो इस समय पर निर्माण कार्यों पर भी प्रतिबंध लग जाए, प्रधानमंत्री आवास में ना बने, क्योंकि जितने निर्माण कार्य हैं चाहे सड़क से ले मकान तक उसमें कहीं ना कहीं रेत लगेगी। तो रेत कहाँ से उठाएगा आदमी, कहाँ से लाएगा? ठीक है, ये सब चीजों का भी नियम बनना चाहिए। ठीक है। मैं जल्दी से सुधीर जी आपसे बहुत छोटा आंसर चाहूंगा सर, बस 30 सेकंड है मेरे पास। क्या आपको लगता है कि जो वर्तमान नीति है वो दोषी है? आपको लगता है कि जो एग्जीक्यूशन है नीति का, जो क्रियान्वयन है उसकी वजह से यहाँ पर चीजें ठीक नहीं हो पा रही हैं? या आपको लगता है ये कुछ नहीं है, सिर्फ मिली भगत का खेल है, आप नीतियां बदलते रहिए, ये बदस्तूर चलता रहेगा जब तक प्रशासन के कुछ लोग और सत्ता में बैठे कुछ लोग इसको लेकर के पूरी तरह से बहुत कठिन या कड़ा रुख नहीं अपना लेते तब तक? अभिलाष जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं इसी बात को पहले भी बोला और अभी बोल रहा हूँ, बिना संरक्षण के, क्योंकि अब जनप्रतिनिधि ही अपरोक्ष रूप से ठेका ले रहे हैं जिनको हम निर्वाचित करके विधानसभा या दूसरे जगह भेज रहे हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। दूसरी चीज है निर्माण कार्य रोकने या रेत के उत्खनन की नीति बनाने की बात करते हैं तो नीति पूरे देश में पर्यावरण विभाग ने बना के रखी है। तीसरी चीज है कि छत्तीसगढ़ में रेत की मांग इसलिए नहीं बढ़ी कि हम मकान ज्यादा बन रहे हैं, यहाँ इसलिए ज्यादा रेत की, यहाँ से रेत की तस्करी बिहार और उत्तर प्रदेश पड़ोसी राज्यों में हो रही है जहाँ पे रेत नहीं है। उत्तर प्रदेश में सोन नदी में जब से रेत उत्खनन बंद कर दिया गया है, ये सारे माफिया उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेताओं के माध्यम से, और मैं तो खुले तौर पे कहूंगा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अपरोक्ष ठेकेदार बना करके व्यवसाय में जुट गए हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। ये केवल भाजपा की बात नहीं है, कांग्रेस के समय से ये नीति चालू हो गई थी और आज भी उसमें परिवर्तन नहीं आ पाया है। और यदि कोई निर्वाचित वर्ग ही अगर इस चीज का संचालन करने लगे और जिसके पास सत्ता हो या सत्ता में प्रभाव हो, यदि वो उसको संरक्षण देखने लगे तो निश्चित रूप से जो उससे जुड़े अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद होंगे। तो रेत उत्खनन की नीति सरकार ने, केंद्र ने, पर्यावरण विभाग ने बिल्कुल स्पष्ट बना के रखी हुई है, कहां से रेत खोदना है, कितना रेत खोदा जाएगा। इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है जो सामने नहीं आ पा रही है, या ये कहें कि निर्वाचित प्रतिनिधि उसको अपना कमाई का जरिया बना चुके हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के रेत सफेद सोना भी कहा जाती है और जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ से ज्यादा इस सोने का इस वक्त इस्तेमाल जो है आसपास के जो खनन माफिया हैं दूसरे राज्यों के वो कर रहे हैं। तभी उनके हौसले इतने बुलंद हैं, बिना संरक्षण के होता नहीं कि वो लोगों को पीटते हैं बांध करके, वीडियो बनाते हैं और उसे वायरल करते हैं। पुलिस वालों को देख करके जिन अपराधियों को डरना चाहिए वो उस पर ट्रैक्टर चला देते हैं। मीडिया कर्मियों को देख करके जिनकी आवाज सूखनी चाहिए वो उन्हें गाली गलौज करते हुए, मारते हुए दौड़ाते हैं। ये बात सही है कि नीति पहले से चली आ रही होगी, तमाम चीजें होंगी, लेकिन प्रशासन की सख्ती यहां पर बहुत कम दिखती है और अगर प्रशासन सख्त नहीं होगा तो फिर ये सब कुछ चलता रहेगा। मैं माफी चाहूंगा आज बहुत बहुत आप तीनों मेहमानों से, क्योंकि तकनीकी दिक्कत की वजह से सुधीर जी और डॉक्टर विमल चोपड़ा जी लेट जुड़ पाए, इसलिए अजय जी को बाद में मैं समय नहीं दे पाया, उनसे भी माफी चाहूंगा। अपने दर्शकों से कहूंगा शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, अपने तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया। नमस्कार।